नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीआईसी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनके साथ हम आप सभी के लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट आप सभी के नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ उन सभी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो कि संभावित है आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो पूरी संभावनाएं बनती हैं इन सभी क्वेश्चन का आप सभी के एग्जाम्स में आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम का एक हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो दोस्तों आज की सीरीज़ का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर्स फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग, यानी कि जो मेड्यूसा स्टेज होती है ओबेलिया की वो ऑरेलिया से कितनी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। आपको पता होगा कि ओबेलिया जो होती है वो दो स्टेप्स में आपको नज़र आती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो डिफरेंस है उसे आप देखेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ गोनैड्स, ऑप्शन नंबर 2 टेंटेकल्स, ऑप्शन नंबर 3 है रोफैलियम और ऑप्शन नंबर डी है टेंटेक्युलोसिस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोफैलिन। अब देखिए सिलेंट्रेट संघ के जो जंतु हैं उनमें बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। तो बहुरूपता क्या होती है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई जो हमारे यूट्यूब परिवार के दोस्त हैं उन्होंने हमें कमेंट किया था हमारी वीडियो पे कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। तो उन सभी दोस्तों के लिए थोड़ा सा एक अप्रोच था ताकि दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन पेपर है आपका दोनों माध्यम में आएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं वो भी बाईलिंगुअल हो, यानी कि आप यहाँ पे हिंदी भी देखें और इंग्लिश भी देखें, ठीक है। तो दोस्तों इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम आपको दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे मित्र हैं जिन्हें हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी या जो ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, उन सभी के लिए एक छोटा सा अप्रोच था दोनों लैंग्वेजेस में ये चीज़ें डिलीवर करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोपैलियम, ठीक है। अब देखिए सिलेंट्रेट संघ के जो जंतु होते हैं उन्हें बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है कई सारे और मॉर्फिज्म मीन्स होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बहुरूपता यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स में वो चेंज होए, अपने आप की बॉडी को चेंज करे, ठीक है। तो ओबेलिया के अंदर दो स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं जनरली, सबसे पहला है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप को पोषण, सुरक्षा और अलैंगिक जनन के लिए जाना जाता है, जबकि मेड्यूसा को लैंगिक जनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पॉलिप को जनरली न्यूट्रिशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जबकि मेड्यूसा को लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब देखिए ओबेलिया का मेड्यूसा और रेपोलियम के कारण ऑरेलिया से भिन्न होता है, ठीक है। तो आपका ये था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेमेटोसिस्ट। आपको बताना है कि नेमेटोसिस्ट क्या है। ये आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में देखें। नेमेटोसिस्ट जिसे दर्शिका के नाम से भी जाना जाता है, तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है अ कंप्लीट सेल यानी कि एक पूर्ण कोशिका। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी शरीर का अंग। ऑप्शन नंबर सी है पार्ट ऑफ अ सेल यानी कि कोशिका का भाग और ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका का समूह। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि नेमेटोसिस्ट इज व्हाट। नेमेटोसिस्ट यानी जो दर्शिका होती है, दर्शिका कोशिका का एक भाग होती है और ये संघ सिलेंट्रेट जो होता है या निडेरिया होता है, इसका एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। ये बड़ा और रचना में जटिल अंडाकार और थैलीनुमा अंगक होता है, ठीक है। नेमेटोसिस्ट एक सेल होती है जो कि साइज में लार्जर होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप्ड होता है और बैग लाइक इसमें छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन पार्ट होता है दैट इज संपुट, जिसे संपुट कहा जाता है। तो संपुट की जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी और कोलाजन जैसी प्रोटीन से बनी हुई होती है। इस पर महीन झिल्ली का यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक छोटी सी थिन
कवरिंग पाई जाती है और संपुट की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैले तरल पदार्थ इनमें भरा हुआ होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्ट ऑफ अ सेल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी दोनों में देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सी पेन यानी कि समुद्री पेन। ऑप्शन नंबर बी है सी फैदर यानी कि समुद्री फैदर। ऑप्शन नंबर सी है सी क्यूकम्बर और हिंदी में से कहा जाता है समुद्री कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा। ऑप्शन नंबर डी है सी फैन यानी कि समुद्री पंखा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी क्यूकम्बर। ठीक है, सी क्यूकम्बर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इकाइनोडर्मेटा का एक प्राणी है और इसके अलावा जो अदर थ्री हैं यानी कि सी पैन है, सी फैदर है और सी फैन है, ये सभी क्या है, ये सभी सिलेंट्रेटा संघ के जो है जंतु हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट यानी कि जिसे दंश कोशिका नाम से भी जाना जाता है, तो निम्न में से किस में वो पाई जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका सिलेंट्रेटा। ऑप्शन नंबर सी है निमेटोड्स और ऑप्शन नंबर डी है एनिलिडा। ठीक है, अभी हमने निमेटोसाइट्स की बात की थी, अभी निमेटोसिस्ट जो है वो किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलेंट्रेट्स। ठीक है, सिलेंट्रेट्स के अंदर निमेटोसिस्ट नाम का जो है वो एक ऑर्गन पाया जाता है और ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जाना जाता है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक लगे होते हैं और स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं जो शिकार को मूर्छित करके वह पकड़ने में मदद करती हैं और इस शत्रु से रक्षा भी करती हैं। और इनके शरीर पर एक गुहा होती है यानी कि एक कैनाल होती है जो जठर वाहिनी गुहा यानी कि सेलेंट्रॉन जो कि जठर वाहिनी गुहा यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे ही सिलेंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर होती है यही इम्पोर्टेंट फीचर सिलेंट्रेटा संघ के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट्स शोज मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। सबसे पहला है कॉन्ड्रोफोरा। ऑप्शन नंबर बी है गोर्गोनिएसी। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजोआ और ऑप्शन नंबर डी है सिफेनोफोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिफेनोफोरा। यह आपकी यूपी पीसीएस प्री का 2003 का प्रश्न है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिफेनोफोरा। सिफेनोफोरा जो है वो सिलेंट्रेट्स का एक मेंबर है और यही सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता शो करता है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉलोनी जो होती है सिफेनोफोरा रिप्रेजेंट करती है मोस्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोजोन्स। ठीक है, यानी कि एक विशिष्ट हाइड्रोजोन्स को ये दिखाती है। इनके अंदर हाईएस्ट डिग्री पाई जाती है पॉलीमॉर्फिज्म की और यही ग्रेटर नंबर ऑफ मेड्यूसॉइड और पॉलीसॉइड टाइप की जो है मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका निडेरियंस आर। निडेरियंस क्या होते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए सिलोमेट। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे साइजोसिलोमेट। ऑप्शन नंबर सी है एंटेरोसिलस सिलोमेट और ऑप्शन नंबर डी है स्यूडोसिलोमेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यानी कि निडेरियंस जो होते हैं आपके वो होते हैं ए सिलोमेट यानी कि इनके अंदर जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, निडेरियंस को सिलेंट्रेटा कहते हैं और ये ए सिलोमेट होता है, जबकि सीजोसिलोमेट जो होते हैं वो एनिलिडा होते हैं, ऑर्थोपोडा होते हैं और मोलस्का होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट देखिए एंटेरोसिलस सिलोमेट जो होता है वो कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेटा में और जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं निमेटोड्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए सिलोमेट्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है मॉस्किटो यानी कि मच्छर, ऑप्शन नंबर बी है फीता कृमि यानी कि टेपवर्म, ऑप्शन नंबर सी है सी एनीमोन यानी कि समुद्री एनीमोन, और ऑप्शन नंबर डी है लीच यानी कि जोंक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्री जीव, जिसे सी एनीमोन के नाम से जाना जाता है। तो सी एनीमोन जिसे समुद्री एनीमोन कहा जाता है, ये एक परजीवी नहीं होता, बल्कि इसके अलावा जो मच्छर, फीताकृमि और जोंक होते हैं ये सभी पैरासाइट्स होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं। ठीक है, मच्छर क्या करता है, हमारे ब्लड पे जीवित रहता है। ठीक है, टेपवर्म, फीताकृमि ये हमारे आंत के अंदर हमारे न्यूट्रिशंस को सोख कर जीवित रहता है। जोंक जो होती है यानी कि लीच, ये भी हमारे ब्लड पे ही जीवित रहती है। तो ये सारे क्या है, पैरासाइट्स, जबकि सी एनीमोन कोई भी पैरासाइट नहीं है, फ्री लिविंग क्रिएचर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैंस फिंगर्स, यानी कि मृत व्यक्ति की उंगली के रूप में किस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोरालियम, ऑप्शन नंबर बी है एसियोनियम, ऑप्शन नंबर सी है फाइसेलिया और ऑप्शन नंबर डी है ट्यूबिपोरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फाइसेलिया। ठीक है, अब एक एक करके देखिए, सबको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एसालियोनियम, तो ये मृत मनुष्य की उंगली के नाम से जानते हैं, इसे डेड मैंस फिंगर्स के भी नाम से जाना जाता है। फाइसेलिया देखिए, तो फाइसेलिया सॉरी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर था वो है एसायोनियम। ठीक है, फाइसिलिया की बात करें तो देखिए फाइसिलियम आपका क्या है, इसे पुर्तगाली सिपाही यानी कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबिपोरा, इसे ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट देखिए, लास्ट है कोरालियम, जिसे रेड कोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का। इसके अतिरिक्त अन्य स्पंजेस जो होते हैं उनको डेड मैंस फिगर्स कहते हैं, जैसे कि जायरेलिया पॉलीमॉर्फा, या जिसे स्पीशीज ऑफ फंगाई कहा जाता है, कोडियम फ्रेगाइल जिसे एक सीवीड कहा जाता है, ऑर्किड मैस्युकुला जिसे एन ऑर्किड के नाम से जाना जाता है, और कैलिना जिसे कि एक डेमोस्पोंजिया पोरिफेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ व्हाट, आपको बताना है कि साइक्लोप्स द्वितीय पोषक होता है किसका। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है हुक वर्म यानी कि हुक वर्म, ऑप्शन नंबर बी है पिन वर्म यानी कि पिन वर्म, ऑप्शन नंबर सी है गिनी वर्म, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राउंड वर्म। ठीक, तो चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि साइक्लोप्स जो है वो द्वितीय पोषक किसका होता है। तो देखिए तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है या ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिनी वॉर्म। ठीक, गिनी वॉर्म जिसका फाइलम है एक एस्कीहेलमिन्थीस, ये एक परजीवी यानी कि पैरासाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अपना पूरा जीवन चक्र है ये 2 पोषक के रूप में पूरा करता है। पहला जो होता है यानी कि जो प्राथमिक है वो है मनुष्य, और जो दूसरा होता है यानी कि जो द्वितीयक है उसे साइक्लोप्स यानी कि जलीय ऑर्थ्रोपोड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके आंसर क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला है निमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी टीजीटी के एस्पेक्ट से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर बी है पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी है निमेथेल्मिन्थीस, और डी है एकाइनोडर्मेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीलेंट्रेट्स। अब देखिए दंश कोशिकाएं जिनमें कि क्या निकलता है, हिप्नोटॉक्सिन्स निकलते हैं। तो दंश कोशिकाएं पूरे जंतु जगत में सबसे जटिल कोशिकाएं मानी जाती हैं, और जो केवल और केवल सीलेंट्रेटा यानी कि निडेरियंस के पास पाई जाती हैं। ये अंतराली कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती हैं, यानी कि जो इंटरनल सेल्स होती हैं इनके चेंजेस के कारण यानी इनकी मॉडिफिकेशंस के कारण ये जो है ये बनती हैं। ये गोल यानी कि सर्कुलर और अंडाकार भी होती हैं, यानी कि ओवल शेप भी होती हैं। इनमें एक बड़ी थैलीनुमा दंशिका होती है, यानी कि बैग लाइक इनके अंदर एक सेल होती है, और इसके चारों ओर कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इसके पास एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वसा
बिंदु यानी कि फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दंश कोशिकाएं प्रायः शिकार को घायल करने के लिए या किसी भी वस्तु में चिपकने, गमन और सुरक्षा आदि करने के लिए बनती हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का, और ये आपकी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑलरेडी एग्जाम आपके नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आ चुका है। पूरी उम्मीद है आपके इसी टाइप के क्वेश्चन अपने टीजीटी बायोलॉजी में भी देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्लोब्लास्टिक एसीरोमेट कंडीशन इज फाउंड इन व्हाट। आपको बताना है कि डिप्लोब्लास्टिक आगुहिक अवस्था जो है वो किन में पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, दो लेयर्स वाले। ठीक है, दो लेयर मतलब एक तो होता है एपिडर्मिस, होता है एक होता है एंडोडर्मिक, एक मेसोडर्मिस। ठीक, 3 लेयर्स होती हैं। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर की 2 लेयर्स पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है अर्थवर्म यानी कि केचुआ, ऑप्शन नंबर बी है एस्केरिस, ऑप्शन नंबर सी है सी एनिमोन और ऑप्शन नंबर डी है प्लेनेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सी एनिमोन, सी है। और देखिए सी, देखिए थोड़ी सी कॉमेडी हो गई यहाँ पे ना, तो अब पढ़ते पढ़ते अगर आप थोड़ा सा थक गए हैं तो थोड़ा सा हंस भी लीजिए। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी एनिमोन। ठीक है, जैसा ही विचित्र आपका ऑप्शन है वैसा ही विचित्र आपका आंसर भी है। ठीक है, अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 लेयर्स वाले अगुहिक अवस्था जो होती है वो पाई जाती है पोरीफेरा के अंदर, सीलेंट्रेटा के अंदर और टोनोफोरा के अंदर। ठीक है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है यानी कि 3 लेयर वाली कंडीशन, एक्टो, मीजो और एंडोडर्मिस वाली जो कंडीशन है वो किसमें पाई जाती है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है, और किसमें पाई जाती है, प्लेटी हेलमिन्थीस, एस्की हेलमिन्थीस और कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन नेम ऑफ फंजिया आइज। ठीक है, फंजिया का जो कॉमन नेम है वो क्या है, आपको बताना है। साधारण नाम बताना है फंजिया का। तो 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है मशरूम कोरल यानी कि कुकुरमुत्ता कोरल, ऑप्शन नंबर बी है रेड कोरल यानी कि लाल कोरल, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेन कोरल यानी कि मस्तिष्क कोरल और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गन पाइप कोरल यानी कि ऑर्गन। तो देखिए 4 ऑप्शन आप सभी ने देख लिए। चलिए अब आंसर्स को देखें। तो आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फंजिया को कॉमनली कुकुरमुत्ता कोरल यानी कि मशरूम कोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो फंजिया जो है ये लाल कोरल फंजिया जो उसे मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं, तो रेड कोरल को भी कोरेलियम के नाम से जाना जाता है, ब्रेन कोरल को मैंड्राइना के नाम से जाना जाता है और ऑर्गन पाइप कोरल को ट्यूबिपोरा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इन्हें याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई आपके आने वाले टीजीटी के एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। और इन सब चीज़ों को गाइस जो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी उम्मीद है आप सभी के एग्जाम्स में आने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर इज। आपको बताना है कि सी फर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एंटीडॉन, ऑप्शन नंबर बी है पेनाट्यूला, ऑप्शन नंबर सी है ओबेलिया गैनिकुलेटा और ऑप्शन नंबर डी है क्लायोना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओबेलिया गैनिकुलेटा। सी फर जो जंतु है ये इसका वैज्ञानिक नेम है ओबेलिया गैनिकुलेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो क्लायोना की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। पैनेटुला की बात की जाए तो इसे सी पैन के नाम से भी जाना जाता है और एंटीडॉन को फेदर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये एक एकाइनोडर्मेटा कुल का सदस्य है। ठीक, सारे नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्लायोना को क्या कहा जाता है, बोरिंग स्पंज, पैनेटुला को क्या कहा जाता है, सी पेन, एंटीडॉन को क्या कहा जाता है, फेदर स्टार और सी फर को क्या कहा जाता है, ओबेलिया गैनिकुलेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहीं पे हमारी आज की सीरीज़ को हम विराम देते हैं। पूरी उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी क्योंकि यहीं से आपको एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि 30 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करवा दें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दें जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे बहुत जल्दी और सारी सीरीज़ को आपको देखना है। दोस्तों हमारा अप्रोच सिर्फ इतना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। ठीक है,
कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी भी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करें तो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षा को कभी भी व्यापार नहीं बनाना है और पूरी कोशिश है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन देने की, ठीक है। तो जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। और आप सभी को करना ये है कि जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक डटे रहिए अपने कोर्सेज़ को लेकर के। पूरा कंप्लीट सिलेबस अगर नहीं होता है तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक करके आप सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।